सारी चीजें। घटना चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विशेष चर्चा को लेके हम हाजिर हुए हैं। आपको उस एजेंडा को हम दिखाते हैं। पहले राजनेता, जजेस, सिविल सर्वेंट, धर्मगुरु, पत्रकार और खेल समेत तमाम संस्थानों के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति आरोपों और शक के घेरे में। बड़ा सवाल, क्या नायक को बनाया जा रहा है खलनायक? या नायक देश के जो भी हैं, महानायक, नायक, उनको खलनायक बनाया जा रहा है किसी साजिश के तहत, या वो खलनायक ही थे, उनको नायक हमने मान लिया था। ऐसा कोई संस्थान नहीं है, लोकतंत्र के हो, सामाजिक समाज से हो, धर्म से हो, खेल से हो, मीडिया से हो, तमाम जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के जो कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे लोग जो आइकन माने जाते थे, जिनको माना जाता था कि ये रोल मॉडल है, इनको देख के लोग सोचते थे कि काश ऐसा ही हम बन पाते। ऐसे तमाम लोग धीरे धीरे या तो कुछ आरोपों में आए, आरोपों घेरे में उन पे कुछ शक गया, या केस हुआ, मुकदमा हुए, और कुछ को तो सजा भी हुई। बड़ा सवाल है कि क्या वो हमारे नायक थे जिन्होंने हमारी व्यवस्था इस तरह की है कि उसमें वो खलनायक बना दिए गए, या वो खलनायक ही थे जैसी हमारी व्यवस्था है उसमें उन्हें नायक मान लिया गया। हमारे साथ है हरिकेश बहादुर जी हैं, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के हैं, और भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरिकेश जी, चूंकि आप चिंतन करते हैं, आप हमेशा व्यवस्था को लेके और जो नेतृत्व है समाज का, राजनीतिक का, धर्म का, उन तमाम चीज़ों को लेकर आप चिंतन करते रहते हैं। ये जो स्थिति है, बड़ी गंभीर स्थिति है, ये स्थिति क्यों बनी है, पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, इस स्थिति के बनने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण नहीं है, बहुत कारण है, और सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज में नैतिक शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव हुआ है। नैतिक शिक्षा जिसे कहते हैं, अब वो नैतिक शिक्षा का जो अभाव हुआ है वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, यह भी एक विषय है। अगर आप इस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो हम जो जिस ढंग से हमने सोचा या समझा है जी, उस पर हम आएंगे। पहले हम कहना चाहेंगे कि जिनको आप समझते हैं कि नायक थे और खलनायक इनको बनाया जा रहा है, ऐसा है नहीं। वो खलनायक थे। कई बार ऐसा लगता है कि ये खलनायक थे, छिपे हुए थे, पर्दे के पीछे थे। जैसे कहावत है कुछ इस तरह की ना, वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, भेड़िया भेड़ की खाल ओढ़ करके घूमने वाले लोग थे। ये इनको जब उचित वातावरण, जैसे घास होती है, ये मई जून के महीने में इतना तेज सूरज की धूप होती है कि उसमें सूख जाती है। ज्यों ही ये उचित वातावरण पाती है, पहला बारिश होती है जुलाई में, आषाढ़ के महीने में, तो तुरंत हरी हरी घासें उभर के इतना तेजी से बढ़ती हैं कि जो उस समय आप फसल की बुआई किए होते हैं, अगर इनको मुस्तैदी से इसकी निराई न कर दी जाए, इनको निकाल न दिया जाए, तो वो जो मेन आपने अनाज बोया हुआ है वो इसी सबको ढक देंगे और दबा देंगे। तो वो जो ही वातावरण इनको कंड्यूसिव मिला है, इन्होंने अपने कुकर्मों को करने में पूरी नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं छोड़ी, बहुत कुछ किया। ये अलग बात है कि बहुत देर के बाद कुछ लोग एक्सपोज हो गए, कुछ नहीं हुए, किसी मामले में कोई सामने आ गया, नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है। बहुतों का तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है और जो सुनने में आता है, लोग बात करते हैं, उसे सुनने पर बड़ा दुख और आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े जगहों पर बैठे हुए लोग, जिनके पास इस बात की, जिनके पर ये जिम्मेदारी होती है समाज को दिशा देने की और समाज को एक प्रकार के समाज में एक चेतना जागृत करने की, जिससे समाज में नैतिकता बढ़े, समाज में लोगों में कर्तव्य परायणता बढ़े, निष्ठावान लोग हों, अपने कर्तव्य के प्रति उचित तरीके से कार्यरत हों, ये सब चीज़ें बताने की और सिखाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है, ऐसे क्षेत्रों के बहुत सारे लोग कुकर्मों में इस प्रकार लिप्त हैं कि बहुत सी चीज़ें इसलिए कभी कभी सामने आ जाती हैं कि कोई व्यक्ति जो उनके साथ किसी दबाव में रिएक्ट में उनको एसोसिएट करता है या उनके साथ सहयोग करता है, वो कभी कभी रिवोल्ट कर जाता है, तो बहुत कुछ बातें सामने आ जाती हैं। इसका मतलब नहीं कि वो अकेला एक केस होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो किसी के ऊपर भी हो सकती हैं। तो समाज का कोई भी अब क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्षेत्र हम मानते हैं शिक्षा को,
क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके ही व्यक्ति किसी भी पद पर जाता है, चाहे वो चपरासी बनता हो, राष्ट्रपति बनता हो, चाहे पत्रकार बनता हो, चाहे नेता बनता हो, चाहे डॉक्टर बनता हो, इंजीनियर बनता हो, वकील बनता हो, कुछ बनता हो। सब चीज़ के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा की जो इंस्टीट्यूशन है 3 हम मानते हैं, परिवार, समाज और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह जो है। इन तीनों जगहों के वातावरण को अगर आप अध्ययन करें तो आपको 99% केसेज में हर जगह गड़बड़ी ही मिलेगी। तो उसका असर किसी भी ग्रोइंग माइंड पर होता है। ये स्थिति जो है तो अब ये है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको पहले देखिए, आपको पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम को समझने के बाद ही आप उसका निदान निकालें। प्रॉब्लम ये सब है और इसके पीछे बहुत सा दर्शन है। हमारा ये ऐसा विषय आपने उठाया है कि इस पर जितना मतलब इस पर काफी लंबी आपको सुनने के लिए भी तैयार रखना होगा। हमारे समाज में जहां पर शिक्षा की संस्थाएं मैंने कहा कि भ्रष्ट हुई हैं जी, और नैतिक शिक्षा का अभाव हुआ है, तो जो व्यक्ति उससे तैयार होकर बाहर निकल के समाज में काम के लिए आता है 25 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, वो व्यक्ति फिर उसी प्रकार की शिक्षा लेकर के आता है, फिर वैसा ही काम शुरू करता है। तो आज जो लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं या जिनको आप समझ रहे हैं कि ये सही लोग हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सब सही काम कर रहे हों, वो भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका नहीं एक्सपोज हो रहा है। तो बहुत से लोग इस तरह से छिपे हुए हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, कुछ लोगों के बारे में पता चल जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस तो कोई बचा ही नहीं, लोग नेताओं को लेकर के बहुत सारी बातें करते रहे। आज आप ये देख लीजिए कि कोई भी नेता की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कहा है ना कि जिस देश की राजनीति भ्रष्ट हो जाती है उस देश की सारी संस्थाएं भ्रष्ट हो जाती हैं। तो हिंदुस्तान में क्लियर कट उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। राजनीति में जो भ्रष्टाचार फैला है उसी की वजह है कि बाकी क्षेत्र भी तो प्रभावित हुआ है। लेकिन अब राजनीति में टोटल फुल जो पावर है, सत्ता के जितने भी केंद्र हैं सब राजनेताओं के पास आकर के नहीं केंद्रित हुए हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। पहले राजा जो होता था वो राष्ट्राध्यक्ष भी होता था, शासनाध्यक्ष भी होता था, मुख्य न्यायाधीश भी होता था, न्यायाध्यक्ष भी होता था, और इसके साथ साथ वो अपने फौज का सुप्रीम कमांडर भी होता था, क्योंकि लड़ाई में वो सबसे आगे चलता भी था। ये सब होता था, एक राजा में, एक सम्राट में ये सब चीजें होती थी। उसकी ये बहुत सारी ताकतें वर्तमान हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें कई जगह पर अलग अलग चली गई हैं। राष्ट्राध्यक्ष, मैं उस पे आऊंगा आपके तो इसका मतलब यह है कि हर एक क्षेत्र जिसको कि समाज का काम करना है और समाज के पूरे क्रियाकलापों को, उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है या मार्ग निर्देश देता है, उस सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैल गया है। अभी हमको बहुत आश्चर्य हुआ, एक न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक महिला ने आरोप लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट का बताइए, न्याय प्रणाली में हमारे संविधान ने जो व्यवस्था की है उसमें न्याय प्रणाली एक बहुत शुरू से ही राजनीतिक सत्ता से थोड़ी मुक्त रखी गई थी कि राजनीति के बिल्कुल चंगुल में न रहे, काफी उसको अधिकार दिए गए थे। और जब से सरकारें कमजोर हुई तब से न्यायपालिका ने स्वयं बहुत सारे अधिकार अपने पास ला करके केंद्रित कर लिए, और उस न्यायपालिका की क्या एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में अगर ठीक से अध्ययन करें, उनके जो जजेज हैं, चीफ जस्टिस कई बयान दे चुके हैं, जस्टिस भरूचा वगैरह ने कहा हुआ और भी जजेज ने कहा कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो ठीक है, एक बात उन्होंने कही और वो बात सब लोग अनुभव भी करते हैं, लेकिन वो बहुत सिंप्लीफाई होकर के नहीं है। लेकिन न्यायपालिका का तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हर जगह है। लेकिन सवाल आपने कहा 3, परिवार, समाज और ये शिक्षा के केंद्र, शिक्षा के 3 केंद्र हैं। मेहरबानी जी, बुनियादी तौर से मैं आपसे कि ये जो स्थिति है, जो बात मैंने हरकेश जी से पूछा कि वाकई जो ये स्थिति बनी है इसके पीछे क्या कारण है और क्यों बनी है स्थिति, वो बोल रहे हैं कि बुनियादी, एक उन्होंने कहा नैतिक शिक्षा का अभाव, दूसरा कहा जो शिक्षा के इंस्टीट्यूशन है, अभी और भी चीजें हैं, शिक्षा मैंने बताया, बात करिए। जो हरकेश जी ने कही है वो वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है मूल्यों पर आधारित अपना जीवन अभी तक उनका रहा है, उसमें तो कहीं दो राय हो ही नहीं सकती। पर सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक नकल करने की प्रक्रिया चल रही है
उसके कारण भी बहुत कुछ गिरावट आई है। नकल से मेरा मतलब कहने का ये है कि जो हम वेस्टर्न मॉडल को अडॉप्ट करने के पीछे पगलाए हैं, भागे हैं, चीजों को लेकर चाहे हमने वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आप डेवलपमेंट का मॉडल हो। आप ये देखिए कि हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना अपना समाज है। यहाँ का समाज, यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयमेंट उस ढंग से नहीं काउंट कर सकते जैसे आप यूएस में या यूरोप में करते हैं। यहां पर एक परिवार एक कमाने वाले के सिर पर चढ़ता है। अगर वो अनएम्प्लॉयड होता है तो बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अनएम्प्लॉयड होता है। इस तरह की जो ये व्यवस्था है, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा सामाजिक एक ताना बाना है, उसकी जो एक पकड़ है समाज के अंदर, जो ग्रास रूट से अगर आप देखें, जो हमारा ग्रामीण जीवन रहा है, किस प्रकार परिवार एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहे हैं, वो जो एक व्यवस्था है उसकी जो एक पकड़ रही है, वही कारण है कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस जो पहले हुआ वो भी झेल गए, यहां फर्क नहीं पड़ा। आज भी हम झेल गए हैं। पूरा ग्लोबल आप स्थिति देख लें, भारत ही एक ऐसी इकॉनमी है, उसका कारण कोई हमारी कोई सरकारें नहीं है, हमारा यहाँ का सामाजिक ताना बाना है। वो ठीक है। मैं कुछ और बता रहा हूं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। अगर आप देखें कि अगर आप ये बुराइयां क्यों आई है, मैं बुराइयों की बात कर रहा हूं। ये जो स्थिति है वो खलनायक जो है, मैंने वही नायक खलनायक बन गए हैं। मैं वही बता रहा हूं। आप ये देखिए, खलनायक बन गए हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। आप राजनेताओं में पहले से आरोप लग रहे थे। धर्मगुरु हैं, वो जेल में हैं। एक धर्मगुरु है जिनको 81 केस है, जिस प्रकार है, जो आइकनिक फिगर थे, वो अपने सहकर्मी के साथ बलात्कार के आरोप लगे। इस बात का उत्तर उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको शिक्षा की क्या कमी थी? शिक्षा की कमी कहाँ है? वेस्टर्न मॉडल की शिक्षा है। नहीं, आप ये देखिए, आपने वेस्टर्न मॉडल, आप जो है आपके जहां पर बच्चा, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो साधु जेल में, जिनके ऊपर, उनके पुत्र के ऊपर आरोप लगे हैं यौन शोषण के, अपने उन लोगों के जो लोग उनके पास श्रद्धा से आते थे, जो आप बात कहना चाह रहे हैं। मेरा सवाल है, आप कहते हैं अगर नकल या पश्चिमी सभ्यता का कोई चीज नकल मेरा है, तो ये जो साधु बताए तो वो साधु जो जेल में है, उनको किसने वो शिक्षा पश्चिमी सभ्यता दिला के? वो तो पश्चिमी सभ्यता के नहीं थे फॉलोवर, वो तो भारतीय सभ्यता और संस्कार के सबसे बड़े, ऐसा नहीं है, यही कहना चाह रहा हूं, ये ऐसा नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। आशाराम और उनके पुत्र के ऊपर जो आपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे लूं। मेरा ये कहना, आशाराम का या किसी का भी आप उल्लेख जब करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि कौन फंसा रहा है। फंसाने का कैसे आ गया? मैं कह रहा हूं वो कहते हैं हमें कोई फंसा रहा है। मैं अपनी बात कह लूं। ये जो व्यवस्था है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, वो वेस्टर्न, जिसे कहते हैं ना कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ना, किस प्रकार आपके टीवी चैनल्स, किस प्रकार आपका मीडिया जो बेडरूम के अंदर दिखा रहा है, बच्चे आपके साथ बैठ के, आप कभी आपने, मैं अपना जानता हूं जीवन, हमारे जीवन में हम अपने माँ बाप एडल्ट होने के बाद भी वो बात नहीं कह सकते थे जो आज बच्चा पैदा होते ही आपका टीवी के अंदर देखता है और आप शेयर करते हैं उसके साथ। अगर ऐसी बातें आप बेडरूम में अलाउ करेंगे, ये कंज्यूमर बढ़ाने का तरीका नहीं तो वेस्टर्न कल्चर का और क्या है? तो और उसी का परिणाम आसाराम और उनके पुत्र, उनका स्वाभाविक है, वो कौन सा उससे व्यक्तियों पर ना, ये व्यक्ति इसलिए कि ये व्यक्ति हीरो थे, ये व्यक्ति विलेन बन गए। आपने एक विशेष सवाल उठाया है, इसलिए धर्मानी जी ने जो बातें कही हैं वो गंभीर बातें, वो साधारण नहीं है। सवाल ये, हमारी बात सुनिए कि अगर हम आपका बात जवाब दे रहे हैं जी, समाज का पतन क्यों हुआ वो इसी पर मैं आ रहा हूं। देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो कई बार एक सवाल पूछे जाते थे, कुछ क्वेश्चन से आते थे कि ये घटना होती है, इनके कारणों पर प्रकाश डालिए, इनके क्या कारण है। तो केवल एक कारण नहीं होता था, कई बार 10 कारण होते थे, 8 होता, 10 होता, कुछ तात्कालिक कारण, कोई 5 लिखता था, कोई 6 लिखता था, कोई 10 लिखता था, जो इसको जितना याद रहता था वो लिखता था। ये चीजें जो हैं, ये हम जितने कारण बताएंगे, हो सकता है इससे भी ज्यादा कारण हो। एक मैंने आपको शिक्षा प्रणाली के दोष के बारे में बता दिया कि जो शिक्षा हमें मिल रही है उसमें नैतिक शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। ये अकेला एक सवाल, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक चैप्टर है। मुझे बात पूरी करें, एक सवाल लिख लीजिए सवाल अपना। ये नैतिक शिक्षा का जो मैंने बताया, वो 3 इंस्टीट्यूशन जहां शिक्षा होती है उसमें
कहाँ कहाँ क्या होता है, उस सब की अलग अलग एनालिसिस है। आजकल के जो हमारे तमाम जहाँ पर लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजते हैं, उसमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं की चीज़ कितनी सिखाई और समझाई जाती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वहाँ लगभग नहीं के बराबर है। और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ करके वहाँ से निकलते हैं, उनको किस प्रकार का संस्कार मिला होता है, उसका बड़ा भारी रिफ्लेक्शन समाज में आज है। और उनको प्रेफरेंस भी मिलती है तमाम इम्पोर्टेंट। क्या बोल के गया? वही बात है। अब देखिए इसके अलावा कैसे लागू किया उसने? इसके अलावा और आप आइए, समाज को शिक्षा कहाँ से मिलती है? धर्म की संस्थाओं से। उनके अंदर जो दोष फैला हुआ आपने सब देख लिया। राजनीतिक इंस्टीट्यूशन से, राजनीतिक इंस्टीट्यूशन में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। चुनाव का आधार ही हो गया है जिसे कहते हैं कि करप्शन, 4C, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन एंड क्राइम। इस आधार पर जो व्यवस्था खड़ी होगी, अब तो उसमें डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, डायनेस्टिक सक्सेशन, सब कुछ अब जुड़ता चला जा रहा है। इस प्रक्रिया से जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, उससे आप कितने नैतिक मानदंडों की रक्षा की बात आप सोचेंगे कि वहां से लोग बड़े नैतिक काम करेंगे और नैतिक आचरण करेंगे? चुनाव कैसे हो रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं। और उसमें इलेक्शन कमीशन लगा रहे, जो लोग जिनको पैसा बांटना होगा वो बांट रहे होंगे, कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। अच्छा, और उसके बाद और बहुत सारी चीजें होती ही रहती हैं। धर्म की संस्थाएं हैं, पत्रकारिता की हालत आप देख रहे हैं, न्यायपालिका की हालत आप देख रहे हैं। इसमें सारी जगहों से क्या निकल करके आता है। और जो धर्मानी जी ने एक बात कही वो बहुत बड़ी बात है। आप सारे अखबार जो आजकल आते हैं, खासतौर से इंग्लिश न्यूज़पेपर, पता नहीं हिंदी वाले में तो हमने कुछ में हमने देखा है अपने प्रदेश वगैरह में, इंग्लिश में वो जो आता है एक सप्लीमेंट आता है, जरा उनको खोल के देखिए ना कि किस तरह की तस्वीरें उसमें छपती हैं और क्या क्या होता है। इससे ग्रोइंग माइंड पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? जब आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल्स में क्या आता है, एडवर्टीजमेंट्स में किस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, इस तरह से आपको सप्लीमेंट्स अखबारों में क्या क्या आता है, ये सब चीजें जो आप देखते हैं इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई ऐसी घटना घट रही है जिससे कि आपको गुस्सा आता है, कोई घटना घट रही है उसमें आपको रुलाई आ जाती है, कोई घटना घट रही है जिससे आपको लोगों के प्रति सिंपैथी पैदा होती है कि आदमी बच जाता तो अच्छा था, इसको दौड़ा रहा है एक बदमाश मारने के लिए। ये सब घटनाएं जो आप देखते हैं किसी सीरियल में कहीं भी, तो आपके ऊपर, आपके दिल दिमाग पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो वो असर अगर आपके दिल दिमाग पर पड़ता है तो दूसरे पर नहीं पड़ता है, तीसरे पर नहीं पड़ता है, क्या बच्चों पर नहीं पड़ता है? तो जो चीजें आप दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या दिखा समझा रहे हैं, इन सब चीजों का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं जब आप गलत चीजें दिखाएंगे? आपके पास बच्चे कई बार छिप करके बहुत सारी चीजें देखते हैं, जब जानते हैं कि हमारे माँ बाप इसको रोकेंगे, और चूंकि आ रहा है, रात में आप अपने कमरे में गए सोने के लिए, बच्चा धीरे से अपना दूसरा टीवी खोल करके और उसको देख रहा है, आप क्या कर लेंगे? हमने देखा है ऐसे लोगों को कई बार। मैंने देखा एक आदमी हमारे पास था, अब इस समय नहीं है, तो मैंने देखा, मैं कहीं से आया तो देखा कि टीवी खोल करके वो कोई ऐसा ही चैनल देख रहा था। तो मैं जब आया मैंने उसको डांटा, मैंने कहा सब क्या देख रहे हो, बंद करो, जाओ काम करो। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी की खास तौर से यंगर जनरेशन में, यंग लोगों में एक क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने और समझने की, और वो क्या क्या देखना समझना चाहते हैं, उनके जो उनका माइंड का ओरिएंटेशन है, कैसा बना है, कैसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किस प्रकार के लोगों के बीच में घूम रहे हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, तो और देखिए, और कैसे हमारे हम अंत में आएंगे इस देश की संवैधानिक व्यवस्था पर और इस लोकतांत्रिक प्रणाली पर जो इतना दूषित हो गई है कि सही आप नहीं देखिए। वो सामने नरेंद्र दत्त तिवारी कहते हैं कि मैं आजादी के संग्राम में मैंने लड़ाई लड़ी थी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आसाराम, मैंने वो बुजुर्ग हैं, किस उम्र के हैं और उनकी क्या, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा व्यक्तियों की चर्चा मत कीजिए। मैं व्यक्ति की इसलिए चर्चा कर रहा हूं। आप देखिए पुलिस के महानिदेशक बने, मैंने इसको हॉट कॉप, टॉप कॉप, केपीएस गिल के ऊपर जो आरोप लगे, राइट। आप देखिए प्रदीप शर्मा आईजी थे प्रिजन, उनके ऊपर जो आरोप लगे। आप ये देखिए कि चलिए लालू प्रसाद यादव को हम ये कहते हैं कि राजनेता है, राजनेताओं में तो, राजनीति में तो भ्रष्टाचार है ही, लेकिन साजिया इल्मी अभी दो दिन 4 दिन भी नहीं हुए हैं, सब देख रहे हैं। आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जो सुमित्रा जो सेन थे, आप ये देखिए कपिल देव जो आइकन थे हिंदुस्तान के, तरुण तेजपाल जो मीडिया में एकलौता ऐसे
शख्सियत बने थे जिन्हें दुनिया में लोग कपिल देव पे तो कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप लगा था, जब वो रोप पड़ेगी फिक्सिंग के आरोप में, वही नहीं भ्रष्टाचार का मतलब खाली वो एक ही एक चीज नहीं है। आप रिसेंट अरेस्ट होके वो गए मनोज प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, हालांकि बड़े हुए, लेकिन ये तमाम लोग हैं और एक नहीं कई पत्रकार हैं जिनके ऊपर गंभीर है, 2G में CWG से लेके कई ऐसे लोग हैं जहां जहां लोग उसमें कई सारे और ये केवल मैं आपको ये वो लोग नहीं हैं जिनके ऊपर टीवी और मीडिया का इंपैक्ट है। अपराध ये वो लोग नहीं है। मेरी बात मैं जो सवाल है, ये वो दिमाग नहीं है या ये वो सोच नवालिक नहीं है, एडोलेसेंट नहीं थे जिनको टीवी और मीडिया और अखबार में तस्वीर देखो। एक सेकंड, मेरे सवाल तो पूछे कि ये वो लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो इनलाइटेंड माइंड थे, जो दूसरों को इनलाइटन करते थे और वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं। जिस फिलॉसफी यहां पे अगर देखें योग, यहां पे फिलॉसफी को जरूरत है इसको ठीक से समझने की, उस फिलॉसफी से तो अब हिंदुस्तान के बहुसंख्यक लोगों का संबंध नहीं है। जो पूरी की पूरी ये सत्ता, ये पूरा का पूरा सृष्टि जो है वो त्रिगुणात्मक सत्ता में बंधी हुई है। हर आदमी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुण होते हैं, सब में होता है, चाहे वो कितना अच्छा। मैं इनकी बात, एक मिनट मैं छोटी सी बात जोड़ूं जी। हाँ। मैं कुछ और कहना चाहता था, वो बीच में रह गई थी बात। मेरा ये कहना, जो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आप सूरज को देखें, जब बहुत तपती गर्मी होती है घास खत्म हो जाती है, बरसात मिलते ही फैल जाती है, वही हाल है। वास्तव में मानव जो है ना, अनुशासन में नहीं रहना चाहता है, और उसको अनुशासन में लाने के लिए आपकी शिक्षा प्रणाली, आज एक आदमी बात अच्छा और एक मिनट और बता रहा हूं, और दूसरा आपकी व्यवस्था, डिसिप्लिन। आप ये देखिए, जब तक आप डिसिप्लिन, जिनका जिक्र आपने किया, आप मीडिया की बात अगर हम करें, मीडिया को किस तरह से आपने खुला छोड़ दिया, क्यों नियंत्रण नहीं है, क्यों मिनिस्टर जब सुषमा स्वराज थी, उनको क्यों कहना पड़ा, वो जो है एक विज्ञापन आता था, महिला का कपड़ा उठता था, उसको बंद करवाना पड़ा। वो तो छोड़ दीजिए, उससे और खतरनाक विज्ञापन आने लगे। ये क्या है? अरे आप ये इन विज्ञापन से मैं ये मानता हूं कि बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेंगे, तरुण तेजपाल पे प्रभाव पड़ेगा, या नरेंद्र तिवारी पे प्रभाव पड़ेगा, या जया ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके दो आप चर्चा कर रहे हैं ना, आप पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा इस अनुशासनहीनता का? अनुशासनहीनता का नहीं, अनुशासन जो हीरोज हैं, जो गिरावट है, उसके ओवरनाइट प्रभाव पड़ा ना, आपको पर यह प्रभाव पड़ा कि ये क्यों हो रहा है, आपकी क्यूरियोसिटी है ना। ये मैंने आपसे बात किया, एक बात आपसे मैंने कही, प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? ठीक है, आप में वो सेंसेस डेवलप्ड हैं, आप अपने को नियंत्रित करते हैं। अब जब आप नहीं नियंत्रित करते हैं तो आप ये सब करते हैं, और वो लगातार एफर्ट की जरूरत है, लगाते वो तब आप नियंत्रित कर पाते हैं। आप चाहिए थोड़ा पौराणिक काल में जाइए, मैं एक ब्रेक के बाद में वापस आऊंगा, क्योंकि तब आप पूरी तरह मेनका के बारे में चलिए एक सवाल एक सिर्फ नहीं है, सिर्फ यह विश्व में तो मेनका का संबंध का नहीं है, कई सारे ऐसे हम सवाल जो पौराणिक काल को नकारते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं समझता हूँ कोई। मैं छोटे से बताता हूँ, नहीं छोटे से